students, we are discussing chapter number 7. जो हमारे SCPM के लिए करंटली जो रेलेवेंट चैप्टर आ जाता है वो हो जाता है चैप्टर नंबर 9. तो ये वाला जो चैप्टर है पुराना वाला 7 और जो हमारा करंटली SCPM का जो चैप्टर है 9 वो ऑलमोस्ट सिमिलर है. कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है. इवन इसमें प्रैक्टिकल पार्ट भी है क्वेश्चन में. तो हम वो सारा डिस्कस करते हैं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. अगेन दिस वन इज दी अतुल अग्रवाल सर नोट्स. उससे हम रिकैप करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम चीज़ों को रिकैप कर लें. द सेम द परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन. परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन क्या बोलता है? परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इसमें हमें दिया होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर क्या है, देन परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर. ये फर्दर चैप्टर मिलेगा आपको. ये वाला जो चैप्टर है ये आपको मिलेगा 9 और फिर देन फॉर प्राइवेट 10, देन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट 11. और ये काफ़ी छोटे चैप्टर है, इजीली हम कवर कर सकते हैं. बेंचमार्किंग एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट. एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे भी एक पर्टिकुलर चैप्टर है. उसके बाद हम इसे 1 सेकेंड. तो ये फुल स्क्रीन है ऑलरेडी. तो हमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन में ये सारे चैप्टर्स पढ़ना है. तो हम क्या करते हैं कि इन नोट्स को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कंसेप्चुअल तरीके से और मॉड्यूल की जो है फिर वो रीडिंग मार लेंगे. जैसे हमारा अवेलेबल टाइम होगा उसके हिसाब से हम देख लेंगे. तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मैंने चैप्टर नंबर 8 तो न्यू है, 9 का वीडियो नहीं बनाया. ओके, कोई बात नहीं. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर में क्या आएगा? फाइनेंशियल में आएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई, रेजिडुअल इनकम एंड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, दैट इज दी ईवीए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर में कौन कौन सी चीजें कवर होती है? दैट इज फाइनेंशियल में आएगा आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देन रेजिडुअल इनकम एंड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. देन नॉन फाइनेंशियल में क्या आएगा? बैलेंस स्कोर कार्ड आएगा, ट्रिपल बॉटम लाइन आएगी, परफॉर्मेंस पिरामिड आएगा, परफॉर्मेंस प्रिज्म आएगा, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल. तो दीज आर दी नोन फाइनेंशियल. में भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, वी डोंट नो कैसे भी आए, हम हमारी अंडरस्टैंडिंग बस बहुत ज़्यादा सुपरसीड करनी चाहिए द केस बेस्ड स्टडीज से भी. तो फाइनेंशियल में है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेजिडुअल इनकम और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, दैट इज द ईवीए. नॉन फाइनेंशियल में आएगा बैलेंस स्कोर कार्ड, ट्रिपल बॉटम लाइन, टीपीएल, परफॉर्मेंस पिरामिड, परफॉर्मेंस प्रिज्म एंड बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल. उसके बाद हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मीनिंग एंड बेसिक्स क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है जब हम अपनी डेलीगेशन करते हैं ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू लोअर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन जब हम अपने पावर्स को डेलीगेट कर रहे हैं टू डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू द लेवल मतलब उसे समथिंग लाइक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. सेंट्रलाइज मतलब सब एक ही जगह. डिसेंट्रलाइजेशन मतलब इन सच अ स्कैटर्ड फॉर्म डेलीगेट कर रहे हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मीन्स कलेक्शन, समराइजेशन एंड रिपोर्टिंग. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मतलब क्या होता है? कलेक्शन, समराइजेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वेयर इंडिविजुअल मैनेजर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन कॉस्ट, रेवेन्यू एंड एसेट ऑफ द फर्म. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब होता है कलेक्शन, समराइजेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब होता है कलेक्शन, समराइजेशन. हम कलेक्ट करेंगे चीज़ों को, समराइज करेंगे और रिपोर्ट करेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वेयर इंडिविजुअल मैनेजर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन कॉस्ट, रेवेन्यू एंड एसेट ऑफ द फर्म. ऑब्जेक्टिव क्या होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का? इज जस्ट ईच मैनेजर परफॉर्मेंस. रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज अ स्पेसिफिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन असाइन टू अ मैनेजर. रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो होता है वो एक स्पेसिफिक यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन की जो कि असाइन किया जाता है मैनेजर को. जो ऑब्जेक्टिव है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का इज टू जज ईच मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस को जज करना. फोर रिकॉग्नाइज लेवल क्या होती है डिसेंट्रलाइजेशन का? कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर. तो चार जो फोर रिकॉग्नाइज लेवल जो होती है डिसेंट्रलाइजेशन का वो क्या क्या होता है? वी हैव द फोर लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज व्हाई आई एम मूविंग in this video or many videos. I do the movement so that एक ही पोजीशन में, एक ही पोस्चर में ना रहे और बॉडी पेन ना करे. that's why I used to move here and there and especially when I am standing. तो
मूवमेंट हो जाता है। तो कॉस्ट सेंटर क्या होता है? व्हाट आर द फोर रिकॉग्नाइज्ड लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? फोर रिकॉग्नाइज लेवल क्या होती है डिसेंट्रलाइजेशन का? कॉस्ट सेंटर। व्हाट इज कॉस्ट सेंटर? कॉस्ट सेंटर क्या है? रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कॉस्ट के लिए, मेन फोकस होता है कॉस्ट को मिनिमाइज करना। कॉस्ट सेंटर किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? These are the four recognized level of decentralization. ये decentralization के four recognized level है। Cost center बोलता है वो उस केस में responsible है for cost, main focus है cost minimization. Performance measured on the basis of cost variance. Performance जो है वो measure किया जाता है on the basis of cost variance. तो what are the four recognized level of decentralization? क्या होता है? कॉस्ट सेंटर दैट इज रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉस्ट एंड मेन फोकस इज द कॉस्ट को मिनिमाइज करना है किसी भी तरीके से। परफॉर्मेंस मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट वेरिएंस। देन कम्स द रेवेन्यू सेंटर। रेवेन्यू सेंटर में क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल है फॉर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू सेंटर में क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल है फॉर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। परफॉर्मेंस मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वेरिएंस। परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वेरिएंस। तो रेवेन्यू सेंटर किस लिए परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वेरिएंस? रिस्पॉन्सिबल है फॉर द जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। क्यों रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। उसमें हमें कॉस्ट सेंटर में कॉस्ट को मिनिमम करना था, इसमें हमें जनरेट करना है रेवेन्यू। रिस्पॉन्सिबल है फॉर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। परफॉर्मेंस मेजर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कितना सेल्स में वेरिएंस आया है। देन कम्स द प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर में क्या होगा? प्रॉफिट सेंटर में रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ रेवेन्यू एंड कॉस्ट। प्रॉफिट में आप रिस्पॉन्सिबल हो गए दोनों के लिए, प्रॉफिट के लिए भी कॉस्ट के लिए भी, प्रॉफिट के लिए भी कॉस्ट के लिए भी। परफॉर्मेंस मेजर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। हम क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। तो व्हाट इज प्रॉफिट सेंटर? क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ रेवेन्यू एंड कॉस्ट। हम क्या बोलते हैं? दैट व्हाट इज प्रॉफिट सेंटर? दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ रेवेन्यू एंड कॉस्ट। परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट पे। इन्वेस्टमेंट सेंटर। व्हाट विल बी इन्वेस्टमेंट सेंटर? इज रिस्पॉन्सिबल है फॉर नॉट जस्ट रेवेन्यू एंड कॉस्ट बट ऑल्सो फॉर एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब प्रॉफिट सेंटर में यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एज वेल एज कॉस्ट एंड ऑन द परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। Whereas investment center में क्या होगा? Responsible है for not just revenue and cost but also for asset and investment decision. Responsible investment center में हम क्या बोलते हैं? Responsible है for not just revenue and cost. हम investment center के अंदर responsible है for not just cost, for not just revenue and cost, सिर्फ cost और revenue के लिए ही नहीं but also for asset and investment में। investment center में सिर्फ profit और cost के लिए ही नहीं, रेवेन्यू और कॉस्ट के लिए नहीं बल्कि एसेट एंड इन्वेस्टमेंट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है डिसीजंस। परफॉर्मेंस मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेजिडुअल इनकम एंड द ईवीएम। देन कम्स द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होगा? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होगा? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। what will happen under the functional organization structure और divisional organization structure में क्या होगा? for small and medium size बिजनेस के लिए फंक्शनल किसके लिए होता है? फंक्शनल जो होता है फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस के लिए। फंक्शनल जो है वो फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस के लिए, और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो लार्ज ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग बिजनेस के लिए है। लार्ज ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग बिजनेस के लिए। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो स्मॉल मीडियम साइज बिजनेस के लिए है। इसमें क्या होता है? इसमें प्रोडक्ट मैनेजर होता है, परचेज मैनेजर होता है, आर&डी मैनेजर होता है, मार्केटिंग मैनेजर होता है। इसमें प्रोडक्शन मैनेजर होता है। जो फंक्शनल है वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस, जबकि डिविजनल जो है वो लार्ज ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइड। अगर आपका बिजनेस बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई है तो उसके लिए जो है वो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपका जो इस बिजनेस जो है वो स्मॉल एंड मीडियम साइज है तो आपके लिए है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसमें है प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, आर&डी एंड मार्केटिंग। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर लार्ज ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग बिजनेस में है डिविजनल मैनेजर, अदर फंक्शनल मैनेजर, डिवीजन मैनेजर, अदर फंक्शनल मैनेजर एंड दिस अदर फंक्शनल मैनेजर। उसके बाद फर्दर हम डिस्कस करते हैं दैट इज अबाउट द डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर्स। फर्दर वी आर डिस्कसिंग दैट इज नथिंग बट द डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर। फाइनेंशियल मेजर क्या है? फाइनेंशियल मेजर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पढ़ा था, आरओआई पढ़ा था, रेजिडुअल इनकम आरए पढ़ा था, और एक और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पढ़ा था। तो currently we are discussing an our entire emphasis that is on return on investment. Return on investment क्या बोलता है? ROI express divisional profit as a percentage of asset employed in a division.
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलता है, मतलब बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट ईबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉय करोगे तो यू विल गेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आरओआई एक्सप्रेस करता है डिविजनल प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ असेट एम्प्लॉयड इन डिवीजन। आरओआई एक्सप्रेस करता है डिविडेंड प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन डिवीजन। तो आरओआई फॉर डिवीजन कंट्रोलेबल प्रॉफिट ऑफ डिवीजन डिवाइड बाय नेट एसेट ऑपरेटिंग एसेट इन्वेस्टमेंट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय 100। Or we can say controllable profit of dividend is nothing but PBIT. You can say PBIT as also profit controllable by divisional manager, ignore the head office cost. तो ऐसा आ जाएगा हमारा नेट एसेट ऑफ डिवीजन करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो यू इग्नोर द हेड ऑफिस एसेट्स एंड लाइबिलिटी। हाउ विल यू इवैल्यूएटिंग the divisional manager performance on the basis of ROI may not encourage good congruence. For let's suppose take an example, we have division A, division B. Proposed investment is 20 lakh, 20 lakh. Controllable profit from above is 2 lakh and this. तो ROI कैसे calculate करोगे? तो controllable profit divided by investment multiplied by 100. What you need to do is pick a calculate the same and get confidence. Alright, so you can solve orally also if you wanna solve the same. So this is nothing but the controllable profit from above. So controllable profit divided by investment multiplied by 100. What will be the controllable profit from the above is 2 lakh. Controllable profit from above is 2 lakh. Divide by proposed investment by 20 multiplied by 100. You will get the 10%. You will get the 10%. Then again 1.4 divided by 20 multiplied by 100. Then you will again get the 7%. So this will what? Division A, division B. हम क्या बोल रहे हैं? Division A, division B. Propose investment, controllable profit from above. Propose investment, controllable profit from above. तो जो भी आपका प्रॉफिट आया है डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100, तो यू विल गेट द सेम। तो आरओआई ऑफ प्रपोज इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रेजेंट आरओआई सपोज आपको ये दे रखी है, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी एज पर द डिवीजन नॉट इन्वेस्ट, क्योंकि आपकी प्रपोज जो है वो 10 है जबकि आपकी एग्जिस्टिंग 13 है, तो डू नॉट इन्वेस्ट। प्रपोज जो है 7, एग्जिस्टिंग 5 है, तो यू कैन इन्वेस्ट फर्दर एज पर कंपनी और एज पर डिवीजन के लिए बता रखा है, और एज पर कंपनी के लिए भी बता रखा है इन्वेस्ट और नॉट इन्वेस्ट एंड ऑल सच थिंग्स। उसके बाद आता है हमारा, तो हमारा हमने आरओआई में क्या सीखा? नीचे तो इन्वेस्टमेंट ही आ रहा है, इतना तो हमें पता चल रहा है, और ऊपर क्या है? कंट्रोलेबल प्रॉफिट ऑफ डिवीजन। और इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने अलग अलग तरीके बताए हैं। कंट्रोलेबल प्रॉफिट तो वही पीबीआईटी, नेट एसेट करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट माइनस लाइबिलिटी, तो यू विल गेट द नेट एसेट। एंड इसके अलावा तो इसमें सब है नहीं। तो वी नीड टू टेक द नेट एसेट और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिवीजन। क्वेश्चन में क्या दिया है उस पर डिपेंड करेगा, बाकी तो हम क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा। देन कम दी रेजिडुअल इनकम। अब बात आती है हमारी रेजिडुअल इनकम के रिगार्ड में। तो व्हाट इज रेजिडुअल इनकम? रेजिडुअल इनकम क्या है? टू प्रमोट गोल कॉन्ग्रुएंस। जब हमें प्रमोट करना हो गोल कॉन्ग्रुएंस, यानी कि पूरी कंपनी का फायदा, किसी मतलब एक डिवीजन का फायदा दूसरे डिवीजन का लॉस, तो हमें पता है, पर पूरे एज अ कंपनी का फायदा हम गुड कॉन्ग्रुएंस को प्रमोट करें। रेजिडुअल इनकम अप्रोच कैन बी यूज टू मेजर परफॉर्मेंस। रेजिडुअल इनकम को भी यूज किया जाता है ताकि परफॉर्मेंस को मेजर किया जाए। रेजिडुअल इनकम इज कंट्रोलेबल प्रॉफिट ऑफ डिवीजन। व्हाट विल बी द रेजिडुअल इनकम? क्या होगा? कंट्रोलेबल प्रॉफिट। व्हाट विल बी द कंट्रोलेबल प्रॉफिट ऑफ डिवीजन? क्या होगा? उसमें से आप माइनस कर लो द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ डिवीजन। तो हाउ विल यू गेट द रेजिडुअल इनकम? रेजिडुअल इनकम आप कैसे कंप्यूट करोगे, कैसे निकालोगे? रेजिडुअल इनकम इज कंट्रोलेबल प्रॉफिट ऑफ डिवीजन, उसमें से आपको लेस करना होगा आपके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टमेंट डिवीजन, तो यू विल गेट दी same. If residual income is positive then accept the same and if it is negative then reject the same. अगर आपकी रेजिडुअल इनकम जो है वो पॉजिटिव है तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बट अगर आपकी रेजिडुअल इनकम जो है वो नेगेटिव है तो आपको रिजेक्ट करना चाहिए। रेजिडुअल इनकम कैसे निकलता है? आपका कंट्रोलेबल प्रॉफिट ऑफ डिवीजन क्या है, उसमें से आप माइनस कर दो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको मल्टीप्लाई करोगे दी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से।
लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल डिवीजन ए डिवीजन बी। हमारा प्रपोज इन्वेस्टमेंट क्या है 20 लाख और 20 लाख। कंट्रोलेबल प्रॉफिट ऑफ डिवीजन क्या है 2 लाख एंड दिस। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है हमें 8%। तो हमें क्या करना होगा, प्रपोज इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20 लाख को। व्हेन यू कंप्यूट दी 20 लाख मल्टीप्लाई 20%, तो ये आएगा 4 लाख। तो आपको क्या करना है, कंट्रोलेबल प्रॉफिट में से लेस करना है, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि आपको 2 लाख में से 4 लाख लेस करना होगा इस केस में। तो इसमें फर्स्ट वाले केस में तो माइनस का 2 लाख नेगेटिव आएगा। तो आपका कंट्रोलेबल प्रॉफिट क्या है, इसमें 2 लाख आ रहा है और 20 लाख का 8% कितना होगा, 1,60,000 सॉरी। तो 2 लाख माइनस 1,60,000, तो इसमें आएगा आपका 40,000। उसके बाद अगर ये पॉजिटिव है तो वी कैन एक्सेप्ट द सेम, और अगर नेगेटिव है तो रिजेक्ट करना है। अब हमें वापस 20 लाख का, तो वही अगर 1,60,000, तो 1,40,000 माइनस 1,60,000, तो हमारा नेगेटिव आएगा 20,000 नेगेटिव। तो एज पर डिविजन एंड कंपनी वी नीड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द सेम। देन कम्स दी रेजिडुअल इनकम जो है उसका डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग एन एब्सोल्यूट मेजर। एक, क्योंकि जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है वो आता है हमारा परसेंटेज टर्म्स में, दैट इज इन द रिलेटिव टर्म्स। बट रेजिडुअल इनकम जो है उससे जो मेजर्स निकलते हैं वो एब्सोल्यूट मेजर में आता है, दैट इज इन दी एब्सोल्यूट टर्म्स में आता है। हैज डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग एन एब्सोल्यूट मेजर, इट इज डिफिकल्ट टू कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ टू डिवीजन एट डिफरेंट साइज बेस्ड ऑन। रेजिडुअल इनकम से हमारे लिए डिफिकल्ट पड़ता है द सेम। उसके बाद हमारा है जैसे डिवीजन एक्स डिवीजन वाई, इन्वेस्टमेंट है, रेजिडुअल इनकम है। वन सेकेंड। देन फर्दर हमारा डिवीजन एक्स है, डिवीजन वाई है, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख और दिस, रेजिडुअल इनकम है दिस एंड दिस। कैन नॉट बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, अब हमें इन्वेस्टमेंट दे रखा है, रेजिडुअल इनकम दे रखा है, तो इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडुअल इनकम। देन कम्स तीसरा जो हमारा फाइनेंशियल मेजर्स आता है वो आता है ईवीए। ईवीए इज नथिंग बट द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ईवीए इज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट विच शोज द रियल वैल्यू क्रिएशन। व्हाट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या है, ईवीए इज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट विच शोज रियल वैल्यू क्रिएशन। हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या होगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट विच शोज रियल वैल्यू क्रिएशन। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो है दैट द सेम इज अ मेजर है ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट का। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो है वो मेजर है इकोनॉमिक प्रॉफिट का जो कि शो करता है रियल वैल्यू क्रिएशन। इफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज पॉजिटिव देन परफॉर्मेंस इज एक्सेप्टेबल। अगेन वी आर सेइंग द सेम दैट अगर हमारा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो है वो पॉजिटिव है तो हम जो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ईवे जो है वो मेजर है इकोनॉमिक प्रॉफिट विच शोज द रियल वैल्यू क्रिएशन। If economic value added is positive, then performance is acceptable. Economic value added is nothing but the profit available for debt and equity. NOPAT में से हम माइनस करेंगे चार्ज ऑन कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय, उसमें भी हम यही कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करें तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नो पैट में से लेस करें, उसमें हम प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल ऑफ डिवीजन में से लेस करें तो इसमें से हम नो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी एंड डेट नो पैट में से लेस करें। नो पैट कैसे आएगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नो पैट कैसे आएगा, जो आपका पीबीआईटी होता है नॉर्मल उसमें से आपको इंटरेस्ट को लेस करना है, इंटरेस्ट को लेस करना है तो यू विल गेट द पीबीटी, उसमें से आप टैक्स लेस करोगे तो यू विल गेट टैट, और उसमें से वापस कुल मिला के हमें इंटरेस्ट को लेस करके टैक्स को डिडक्ट करना, देन वापस हमें इंटरेस्ट को ऐड करना है, हमें नो पैट निकालना है, हमें पैट नहीं निकालना है, हमें नो पैट निकालना है। नो पैट के अकॉर्डिंग हमारा फिर से जो इंटरेस्ट है वो दोबारा से ऐड हो जाएगा, और हम ऑल्टरनेट तरीके से भी कर सकते हैं बट उस पर हम ज़्यादा एम्फेसिस नहीं डालेंगे बिकॉज मुझे फर्स्ट वाला ज़्यादा प्रेफर्ड लगता है। देन WACC इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, W मल्टीप्लाई के प्लस WD मल्टीप्लाई KD। वेट ऑफ इक्विटी में आएगा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट।
और इसमें लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट. Capital employee is opening capital employee. Capital employee opening share capital plus reserve and surplus plus long term debt. If adjustment given तो हमें क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन. नॉन कैश एक्सपेंस में क्या आता है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, अदर नॉन कैश आइटम्स. हम क्या बोलते हैं, इफ एडजस्टमेंट गिवन. अगर हमें एडजस्टमेंट जो है वो दे रखे हैं, इफ एडजस्टमेंट गिवन नॉन कैश एक्सपेंसेस. इफ एडजस्टमेंट गिवन नॉन कैश एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, अदर नॉन कैश आइटम्स. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस में है R&D, ट्रेनिंग, मार्केटिंग. डेप्रिसिएशन में अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक एज पर एसेट यूजेस. Calculate adjusted NOPAT and adjusted opening capital employed. Adjusted NOPAT PBIT plus नॉन कैश एक्सपेंस. एडजस्टेड NOPAT क्या आएगा, इसमें हमें नॉन कैश एक्सपेंस को दोबारा से ऐड करना है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस को दोबारा से ऐड करना है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को दोबारा से ऐड करना है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड करना है, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन को लेस करना है, और टैक्स को लेस करना है, टैक्स ऑन इंटरेस्ट को भी लेस करना है. तो वी विल गेट दी एडजस्टेड NOPAT. बड़ा अजीब दिख रहा है बट इसका फॉर्मेट तो ये बता रखा है, तो हम इसको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं वंस मोर, फिर क्वेश्चन करेंगे तभी पता चलेगा. कैसे हम कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड NOPAT एंड एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉय. कैसे हम कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड NOPAT एंड एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल. एडजस्टेड NOPAT के लिए पी OPBIT प्लस उसमें नॉन कैश एक्सपेंस ऐड करेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस ऐड करेंगे, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, फिर उसमें से हम इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, टैक्स पेड लेस करेंगे, टैक्स ऑन इंटरेस्ट लेस करेंगे, तो वी विल गेट द एडजस्टेड NOPAT. Adjusted opening capital employee. Opening capital employee plus known cash expense of last year plus deferred revenue expense of last year plus accounting depreciation less economic depreciation, so we will get the adjusted opening capital employed. नॉन फाइनेंशियल मेजर्स में भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी. उनमें तो फाइनेंशियल मेजर में तो 3 चीज़ें आ रही थी, एक तो ROA आ रही थी, फिर रेजिडुअल इनकम और EV आ रही थी. तीनों के फॉर्मूलेज वगैरह हमने देख लिए. अब हम देख रहे हैं नॉन फाइनेंशियल मेजर. नॉन फाइनेंशियल मेजर में क्या क्या आ रहा है, नीड ऑफ नॉन फाइनेंशियल मेजर फॉर बीइंग सस्टेनेबल. क्यों ज़रूरत है नॉन फाइनेंशियल मेजर की फॉर बीइंग सस्टेनेबल, टू सस्टेन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ताकि हम सस्टेन कर पाए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को फॉर लॉन्ग टर्म के लिए. ऑर्गेनाइजेशन नीड टू कंसिडर नॉन फाइनेंशियल मेजर को भी ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करना पड़ेगा. स्कोप रोल क्या है ऑफ नॉन फाइनेंशियल measures or indicator. Human resource management, job satisfaction, staff turnover. Human resource management, job satisfaction, staff turnover. Product and service quality distinct from other that can beat rival product. ब्रांड अवेयरनेस के लिए. तो 3-4 चीज़ों के लिए जो है स्कोप रोल है नॉन फाइनेंशियल मेजर्स और इंडिकेटर का. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जॉब सेटिस्फेक्शन और स्टाफ टर्नओवर के लिए. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जॉब सेटिस्फेक्शन, स्टाफ टर्नओवर के लिए. प्रोडक्ट एंड सर्विस की क्वालिटी की वजह से डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर दैट कैन बीट राइवल, ताकि हम राइवल के प्रोडक्ट को बीट कर पाए. तो व्हाट विल बी द स्कोप रोल ऑफ नॉन फाइनेंशियल मेजर इंडिकेटर्स. व्हाट विल बी द स्कोप रोल क्या होगा नॉन फाइनेंशियल मेजर्स इंडिकेटर्स का. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड स्टाफ टर्नओवर. जॉब सेटिस्फेक्शन एंड स्टाफ टर्नओवर क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड स्टाफ टर्नओवर. प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी क्या है, डिस्टिंक्ट है फ्रॉम अदर्स दैट कैन बीट द राइवल प्रोडक्ट. ब्रांड अवेयरनेस, वैल्यू ऑफ ब्रांड, हाई कस्टमर लॉयल्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है और फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर का. उसके बाद हम बोलते हैं दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर का. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एडवांटेजेस क्या बोलता है और डिसएडवांटेजेस क्या बोलता है. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एडवांटेज में बोलता है फोकस करता है ऑन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स पे. क्वालिफिकेशन ऑफ रिजल्ट इज पॉसिबल है. सच मेजर्स आर कंपेरेबल एंड एस्टेब्लिश फ्रेमवर्क फॉर मेजरमेंट. तो हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट आर दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर में एडवांटेज में क्या आता है, ये फोकस करता है ऑन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स पे. क्वालिफिकेशन ऑफ रिजल्ट पॉसिबल है. सच मेजर जो है वो कंपेरेबल और एस्टेब्लिश करता है फ्रेमवर्क फॉर मेजरमेंट. डिसएडवांटेज में क्या है, ये फोकस करता है शॉर्ट टर्म एंड इग्नोर करता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ को. ये फोकस करता है शॉर्ट टर्म और इग्नोर करता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ को. ये डिसऑर्डर्ड है बाय इन्फ्लेशन एंड कैन बी मैनिपुलेटेड. ये डिसऑर्डर्ड है बाय इन्फ्लेशन
डिसऑर्डेड है बाय इन्फ्लेशन एंड कैन बी मैनिपुलेटेड भी हो सकता है। तो व्हाट आर दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर के एडवांटेज है, ये फोकस करता है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स पे, क्वालिफिकेशन ऑफ रिजल्ट पॉसिबल है, सच मेजर आर ये कंपैरेबल होते हैं, एस्टेब्लिश करेंगे फ्रेमवर्क फॉर मेजरमेंट। डिसएडवांटेज ये फोकस करेगा शॉर्ट टर्म, इग्नोर करेगा लॉन्ग टर्म ग्रोथ को, ये डिसऑर्डेड है इन्फ्लेशन से एंड कैन बी मैनिपुलेट हो सकता है, इजीली मैनिपुलेशन हो सकता है फाइनेंशियल मेजरमेंट। नॉन फाइनेंशियल मेजर में ये है कि फोकस करेगा क्वालिटेटिव, उसमें वो क्वांटिटेटिव पे फोकस कर रहा होगा जरूर, क्वांटिफिकेशन पे वो फोकस कर रहा था, इसमें ये फोकस कर रहा है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे भी, और ये टेक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल रहा है, जबकि डिसएडवांटेज रिक्वायर्स ह्यूज इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है नॉन फाइनेंशियल मेजर में, कि नोट भी क्वांटिफाइड नहीं कर सकते, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। तो वंस अगेन वी आर रीडिंग हियर बाय द एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर के एडवांटेजेस में है, फोकस करता है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव पे, क्वांटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट इज पॉसिबल है, ये मेजर जो है कंपेरेबल है, एस्टेब्लिश करेगा फ्रेमवर्क फॉर मेजरमेंट। डिसएडवांटेज है, फोकस करेगा शॉर्ट टर्म एंड इग्नोर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, कैन बी डिसऑर्डेड बाय इन्फ्लेशन एंड कैन बी मैनिपुलेटेड। नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर फोकस करेगा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे, टेक लॉन्ग टर्म व्यू, डिसएडवांटेज में रिक्वायर ह्यूज इंफॉर्मेशन के नॉट बी क्वांटिफाइड, डिफिकल्ट टू मेजर। उसके बाद आता है हमारा द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट दी बैलेंस स्कोर कार्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज समथिंग रिलेटिंग टू द बैलेंस स्कोर कार्ड। नाउ व्हाट हियर द क्वेश्चन अराइजेस दैट बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है। इट इज अ मेथड व्हिच डिस्प्लेज ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इनटू 4 डायमेंशन। ये मेथड है जो कि डिस्प्ले करेगा ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को 4 डायमेंशन में। ये एक ऐसा मेथड है जो कि डिस्प्ले करेगा ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को 4 डायमेंशन में। ये एक ऐसा मेथड है जो कि डिस्प्ले करेगा ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को 4 डायमेंशन में, दैट इज द बैलेंस स्कोर कार्ड। वो होगा फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस और लर्निंग एंड ग्रोथ एंड नॉन फाइनेंशियल। ये क्या होगा, ऐसा मेथड है जो कि डिस्प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को 4 डायमेंशन में। फाइनेंशियल, सबसे पहले फाइनेंशियल, फिर कस्टमर सेंट्रिक, मतलब सबसे पहले हमारा मोटिव क्या है, फाइनेंशियली हम स्टेबल हो, प्रॉफिट कमाना, देन कस्टमर के बारे में सोचना, देन इंटरनल बिजनेस और लर्निंग एंड ग्रोथ। जो 4 डायमेंशन है वो एक्नॉलेज करेंगे द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, कस्टमर एंड एम्प्लॉयज बाय कंसिडरिंग बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। 4 areas perspective of balance scorecard is financial perspective। ये जो पॉइंट्स है बैलेंस स्कोर कार्ड के आपको हर चैप्टर में मिलेंगे। ये चैप्टर मतलब 9 में भी मिल जाएगा, 10 में भी मिल जाएगा, 11 में भी मिल जाएगा। जब एनपीओ का केस होता है तो ये फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव सेकंड हो जाता है, कस्टमर पर्सपेक्टिव फर्स्ट चला जाता है, तो इसमें ये भी डिफरेंस है। बट करेंटली तो हम इसे एज अ ओवरऑल पढ़ रहे हैं। तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव क्या होता है, ये रिलेटेड होता है टू शेयर होल्डर। 4 areas पर्सपेक्टिव ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। व्हाट आर द 4 areas पर्सपेक्टिव ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड में क्या है, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, ये रिलेटेड होता है टू शेयर होल्डर, ये रिलेटेड होता है टू शेयर होल्डर। इट व्यूज ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस बताएगा फ्रॉम शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फोकस ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी एंड डिविजन। ये क्या करेगा, व्यू करेगा ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस क्या है फ्रॉम शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, फोकस करेगा ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी एंड डिवीजन। ये इंक्लूड करेगा मेजर्स सच एज रेवेन्यू ग्रोथ, आरओआई, ईवीए, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, इन सब के बारे में बताएगा। सो फाइनेंशियल चीजें हमने 3 पढ़ी थी, आरओआई, ईवीए, ये वो बताएगा, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रेवेन्यू ग्रोथ, इन सब के बारे में कौन बताएगा, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। कस्टमर पर्सपेक्टिव जो है वो रिलेटेड होता है कस्टमर से। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव जो है वो रिलेटेड होता है शेयर होल्डर से। कस्टमर पर्सपेक्टिव जो है वो रिलेटेड होता है कस्टमर से। इट व्यूज ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, ये बताता है ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। ये इंक्लूड करता है मेजर जैसे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, बायर्स, फर्स्ट टाइम बायर्स, रिटर्न परसेंटेज, कंप्लेंट रिकॉल एक्सेट्रा। इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव रिलेटेड है टू इंटरनल प्रोसेस एक्टिविटीज ऑफ कंपनी से। इट व्यूज ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस क्या है थ्रू क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ process to achieve objective financial and customer perspective। इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल और कस्टमर का जो पर्सपेक्टिव है थ्रू क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस कैसे हो रही है, इट इंक्लूड मेजर्स सच एज प्रोडक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, डिफेक्ट्स, प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट टाइम, सपोर्ट सेंटर्स एक्सेट्रा। तो व्हाट इज द इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, ये रिलेट करता है इंटरनल प्रोसेस एंड एक्टिविटीज ऑफ कंपनी से। ये देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस कैसा है क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस से, ताकि आप अचीव कर पा
सारे हैं क्या ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल एंड कस्टमर पर्सपेक्टिव के। ये इंक्लूड करता है मेजर्स सच एज प्रोडक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, डिफेक्ट प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट टाइम, सपोर्ट सेंटर एक्सेट्रा। लर्निंग एंड ग्रोथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव रिलेटेड है टू इनोवेशन एंड एम्प्लॉय से। ये देखता है ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है थ्रू ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड कल्चर से। ये इंक्लूड करता है मेजर्स सच एज न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस, इन्वेस्टमेंट इन आर&डी, ट्रेनिंग आवर्स, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय टर्नओवर एक्सेट्रा। तो ये क्या आता है लर्निंग एंड ग्रोथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव। लर्निंग एंड ग्रोथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव ये रिलेट करता है टू इनोवेशन एंड एम्प्लॉयज से। इट वे ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस थ्रू, ये बताता है ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस क्या है थ्रू एचआर से, ह्यूमन रिसोर्स से, टेक्नोलॉजी से, इनोवेशन से, कल्चर से एक्सेट्रा। ये इंक्लूड करता है मेजर्स सच एज न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस, इन्वेस्टमेंट इन आर&डी, ट्रेनिंग आवर्स, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय टर्नओवर एक्सेट्रा। नाउ कम्स द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेजर्स ऑफ ईच पर्सपेक्टिव ऑफ बैलेंस स्कोरकार्ड। व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव एंड मेजर्स ऑफ ईच पर्सपेक्टिव ऑफ बैलेंस स्कोरकार्ड। पर्सपेक्टिव क्या होगा, फाइनेंशियल का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, परफॉर्मेंस मेजर इज द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो व्हाट आर द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होंगे। फाइनेंशियल का पर्सपेक्टिव हम क्या बोलते हैं, व्हाट विल बी द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। इंक्रीज करना है हमें आरओआई को, ईवीए को इंक्रीज करना है, सेल्स में, प्रॉफिटेबिलिटी में। मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी कौन सी है, हाईएस्ट मार्केट शेयर क्या है। तो इसके इंडिकेटर क्या होंगे, व्हाट विल बी द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर विल बी रेवेन्यू, आरओआई एंड ईवीए ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेटिंग रेशियोज। तो पर्सपेक्टिव हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में आएगा, हम इंक्रीज कर रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ईवीए को इंक्रीज कर रहे हैं, सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी को, मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी कौन सी है, हाईएस्ट मार्केट शेयर कौन सा है। तो व्हाट विल बी द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इज नथिंग बट द केपीआई। रेवेन्यू क्या है, आरओआई क्या है, ईवीए ग्रोथ क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है एंड ऑपरेटिंग रेशियोज क्या है। तो व्हाट विल बी दी फाइनेंशियल, हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव क्या है, हमें इंक्रीज करना है आरओआई को, ईवीए को इंक्रीज करना है, सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी को, मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी कौन सी है, हाईएस्ट मार्केट शेयर क्या है। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर विल बी रेवेन्यू, आरओआई, ईवीए ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेटिंग रेशियोज। फिर कस्टमर में है, हमारी नंबर वन चॉइस क्या है, कस्टमर्स की, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो अगर हमें ऐसे देखना है, हमें पहले क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर देखना है, उसका इंडिकेटर देखना है। अगर आरओआई इंक्रीज होगा, ईवीए तो रेवेन्यू बढ़ेगा, आरओआई ईवीए ग्रोथ रहेगा। इंक्रीज होगी सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी, तो प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेटिंग रेशियो बढ़ेगा। फिर हमें बताना है जैसे कि नंबर वन चॉइस क्या है कस्टमर की, नंबर वन चॉइस से कस्टमर का सेटिस्फैक्शन पता चलेगा। इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी, रिटर्न्स, रिकॉल्स, कंप्लेंट्स। कस्टमर इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी तो रिटर्न परसेंटेज, रिकॉल्स, कंप्लेंट्स उन सब का पता चलेगा। इंक्रीज नंबर ऑफ कस्टमर, नंबर ऑफ फर्स्ट टाइम बायर्स। इंक्रीज कस्टमर रिटेंशन, रिपीट कस्टमर कौन से है, इंटरनल बिजनेस। इंटरनल बिजनेस यानी कि इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, रिड्यूस नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। Implement TQM and TPM and improve after sales service। तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स प्रोड्यूस क्या है, रिप्लेसमेंट टाइम क्या है, नंबर ऑफ सपोर्ट सेंटर्स क्या है। देन कम्स दी लर्निंग एंड ग्रोथ। लर्निंग एंड ग्रोथ क्या है, हमें देखना होगा अप टू डेट टेक्नोलॉजी क्या है, इंक्रीज न्यू प्रोडक्ट्स, improve employee satisfaction and moral, adequate training क्या है, amount invested in R&D, number of new product produced, employee satisfaction rate, number of training hours and all such things। तो लर्निंग एंड ग्रोथ में क्या है, अप टू डेट टेक्नोलॉजी क्या है, व्हाट आर दी अप टू डेट टेक्नोलॉजी क्या है, इंक्रीज न्यू प्रोडक्ट्स क्या है, इम्प्रूव एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन क्या, एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन क्या, मोरल बढ़ रहा है, एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड ऑल सच थिंग। तो अमाउंट कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है आर&डी में, नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन रेट क्या है, नंबर ऑफ ट्रेनिंग। देन कम्स द मोस्ट ब्यूटिफुल टॉपिक दैट इज द TBL, मतलब the most fancy name we can say of the topic, that is the TBL. I don't know what it is yet, but we are discussing it further. So what is the TBL is nothing but the triple bottom line. TBL is nothing but the triple bottom line. What will be the triple bottom line will be, ये मेजर करता है नॉट ओनली प्रॉफिट बट ऑल्सो मेजर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। जो हमारा ट्रिपल बॉटम लाइन ही 3 P's को कवर करता है, तो पीपल, देन प्रॉफिट, और एक और कुछ था आई थिंक
पीपल, प्रॉफिट और इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ होगा। तो ये मेजर करता है नॉट ओनली प्रॉफिट बट ऑल्सो मेजर करता है दैट व्हाट विल बी इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा। डिफरेंस बिटवीन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एंड ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस होगा। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एंड ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में क्या होता था, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क हैज़ अ सिंगल बॉटम लाइन जो फोकस करता था सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे। ये फोकस करता है, इट फोकस ऑन मीटिंग इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ एनी वन कैटेगरी ऑफ स्टेक होल्डर दैट इज शेयर होल्डर। ट्रिपल बॉटम लाइन जो है वो रिपोर्टिंग फोकस करता है, वो सोशल एंड इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस पे भी फोकस करता है रादर देन ऑन सिंपली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसके 3 बॉटम लाइन होते हैं, इन्वायरमेंट, सोशल और इकोनॉमिक। ये प्रोवाइड नहीं करता इंसाइट ऑन सोशल एंड एनवायरमेंट इम्प्लीकेशन ऑफ कंपनी ऑपरेशन। ये इनकरेज करता है ईच डिवीजन विद दिन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्ट इन सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर। ये यूज करता है रिपोर्टिंग करेंसी एज यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड फॉलो अप गैप एंड नो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड और मेजरमेंट कुछ भी नहीं होता है। तो ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क जो है वो 3D डायमेंशन है। यस, दैट इज द प्लेनेट। 3 P पे फोकस करता है, पीपल, प्रॉफिट और प्लेनेट। P स्टैंड्स फॉर प्लेनेट, इनके एनवायरमेंट तरीके से, पीपल इनकी सोशल और प्रॉफिट इनकी इकोनॉमिक। एनवायरमेंट प्लैनेट के लिए हम क्या बोलते हैं, ये मेजर करेगा इम्पैक्ट, ये मेजर करेगा इम्पैक्ट ऑन रिसोर्स सच एज एयर, वाटर, ग्राउंड एक्सेट्रा। ये कवर करेगा फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट ट्रीटमेंट, सोलर सिस्टम, एनर्जी कंजप्शन, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज सच एज पेपर, कार्ट्रिज, फ्यूल कंजप्शन एंड प्लास्टिक यूजेज। तो ये क्या बोला जाता है हमें, एनवायरमेंटल प्लैनेट। ये मेजर करेगा इम्पैक्ट ऑन रिसोर्सेज, जैसे कि जो प्लैनेट होता है, प्लैनेट के लिए हम जिन जिन चीज़ों को रिगार्ड में लेंगे वो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी अंडर ये प्लैनेट। ये मेजर करेगा इम्पैक्ट ऑन रिसोर्सेज सच एज, ये मेजर करेगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा रिसोर्सेज जो कि एयर है, वाटर है, ग्राउंड है। ये कवर करेगा फॉलोइंग एस्पेक्ट, जैसे कि वाटर डिस्पोजल और वेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, एनर्जी कंजप्शन क्या है, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज क्या है सच एज पेपर, कार्ट्रिज, फ्यूल कंजप्शन एंड प्लास्टिक यूजेस। उसके बाद सोशल पीपल को लेके क्या चीज़ों को कंसिडर करेगा, ये मेजर करेगा CSR एंड सोशल परफॉर्मेंस को। ये मेजर करेगा CSR और सोशल परफॉर्मेंस को। ये कवर करता है बहुत सारे एस्पेक्ट, जैसे कि क्वालिटी ऑफ सर्विस हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया, चैरिटी हो गया, फाइनेंशियल सपोर्ट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, हेल्थ सेफ्टी एंड केयर हो गया, वर्क प्लेस वर्क प्लेस एनवायरनमेंट हो गया, प्रोडक्ट सेफ्टी, लिटिगेशन, एथिकल बिहेवियर। तो इन सारी चीज़ों को कवर करता है। देन हमारा आता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। ये मेजर करता है कंपनी की फाइनेंशियल सक्सेस एंड टैक्स के कंप्लाइंस को। ये कवर करता है बहुत सारे एस्पेक्ट्स को, जैसे कि प्रॉफिट जनरेशन, टैक्स पेमेंट कंप्लाइंस। इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो मेजर करता है कंपनी की फाइनेंशियल सक्सेस को, टैक्स कंप्लाइंस को, बहुत सारी चीज़ों को, एस्पेक्ट्स को कवर करता है, जैसे कि प्रॉफिट जनरेशन को, टैक्स पेमेंट के कंप्लाइंसेस को, सबको ये कवर करते हुए चलता है। तो हमारा जो ये ट्रिपल बॉटम लाइन है, परफॉर्मेंस पिरामिड, नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल, इंटरनल एफिशिएंसी, एक्सटर्नल एफिशिएंसी, देन क्वालिटी, डिलीवरी, साइकिल टाइम, वेस्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रोडक्टिविटी, मार्केट सक्सेस, फाइनेंशियल, कॉर्पोरेट विजन एंड और इंटरनल एफिशिएंसी। अब हम जो है इस पर्टिकुलर जो ये पिरामिड है जिसे हम बोलते हैं परफॉर्मेंस पिरामिड, इसको फर्दर आप डिस्कस करेंगे अभी in this one only. तो what is the internal efficiency? Now here comes the point, ये जो है ये हमारे SCPM के मॉड्यूल में ये पूरा चार्ट दे रखा है, हर मतलब आई मीन एक दो जगह और, मतलब एक जगह नहीं, दो चार जगह दे रखा है। इंटरनल एफिशिएंसी में क्या आता है, इंटरनल एफिशिएंसी में आता है फाइनेंशियल सक्सेस कैन बी अचीव थ्रू इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी बाय रिड्यूसिंग साइकिल टाइम एंड वेस्ट। इंटरनल एफिशिएंसी के अंदर क्या पॉइंट्स आते हैं, इंटरनल एफिशिएंसी हमें ये बोलता है कि जो फाइनेंशियल सक्सेस है उसे हम अचीव कर सकते हैं थ्रू इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी बाय रिड्यूसिंग साइकिल टाइम एंड वेस्ट। इंटरनल एफिशिएंसी में ये बोलता है कि हम फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। इंटरनल एफिशिएंसी में ये बोलता है कि हम फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव कर सकते हैं थ्रू इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी बाय रिड्यूसिंग साइकिल टाइम एंड वेस्ट। हम रिड्यूस कर सकते हैं साइकिल टाइम एंड वेस्ट को और इम्प्रूव कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को। हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस को कैसे अचीव कर सकते हैं, हम इम्प्रूव कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को बाय रिड्यूसिंग साइकिल टाइम एंड वेस्ट। हम इम्प्रूव कर सकते हैं फाइनेंशियल
सक्सेस हम अचीव कर सकते हैं, हम इम्प्रूव कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी, हम रिड्यूस कर सकते हैं साइकिल टाइम और वेस्ट को, साइकिल टाइम और वेस्ट को रिड्यूस करके हम फाइनेंशियल सक्सेस को, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर हमारा आता है हमारा that is the external effectiveness. External effectiveness बोलता है market success can be achieved through increasing customer satisfaction. Market success जो है हम achieve कर सकते हैं through increasing customer satisfaction के through by improving quality and delivery. This success require internal business efficiency. ये success कैसे होगा? This will be through internal business efficiency. The external effectiveness हमें क्या बताता है? मार्केट सक्सेस को अचीव किया जा सकता है, मार्केट सक्सेस को अचीव किया जा सकता है इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करके बाय इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड डिलीवरी, एंड दिस सक्सेस रिक्वायर इंटरनल बिजनेस एफिशिएंसी। तो एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस बोलता है मार्केट सक्सेस को आप अचीव कर सकते हो। इंटरनल एफिशिएंसी तो फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में बात करता था, प्रोडक्टिविटी और रिड्यूस साइकिल टाइम एंड वेस्ट के बारे में बात करता था, बट एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस कस्टमर पे फोकस करता है, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे फोकस करता है। वो बोलता है मार्केट सक्सेस कैन बी अचीव थ्रू इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड बाय इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड डिलीवरी। दिस सक्सेस रिक्वायर इंटरनल बिजनेस एफिशिएंसी। ये सक्सेस कैसे हो सकती है? रिक्वायर द इंटरनल बिजनेस एफिशिएंसी पे। देन परफॉर्मेंस प्रिज्म। व्हाट इज द परफॉर्मेंस प्रिज्म? इट एम टू मीट नीड ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स व्हाइल बैलेंस स्कोर कार्ड मेनली फोकस ऑन शेयर होल्डर्स एंड कस्टमर। जो परफॉर्मेंस प्रिज्म है वो सारे के सारे स्टेक होल्डर पर फोकस करता है, जबकि बैलेंस स्कोर कार्ड तो सिर्फ शेयर होल्डर और कस्टमर के पर्सपेक्टिव को ही देखता था। ये सारे के सारे स्टेक होल्डर, परफॉर्मेंस प्रिज्म जो है वो सारे के सारे स्टेक होल्डर पर एम्फेसिस डालता है, ऑल स्टेक होल्डर। बट जो बैलेंस स्कोर कार्ड था वो सिर्फ कस्टमर और शेयर होल्डर के उस पर ही फोकस डालता है। 5 facet to performance prism. 5 facet क्या है परफॉर्मेंस प्रिज्म के? 5 facet of performance prism is stakeholder satisfaction, strategy, process, capability and the stakeholders contribution. What are the 5 facet to performance prism? हम क्या बोलते हैं? What are the 5 facet to performance prism? 5 facet जो है performance prism के वो है stakeholder satisfaction, देन स्ट्रेटजी। परफॉर्मेंस प्रिज्म जो है वो सारे स्टेक होल्डर पे फोकस करता है, जबकि बैलेंस स्कोर कार्ड जो है सिर्फ कस्टमर और शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव पे ही फोकस डालता था। 5 फेसेट टू परफॉर्मेंस प्रिज्म है स्टेक होल्डर का सेटिस्फेक्शन, स्ट्रैटेजी, प्रोसेस, कैपेबिलिटी एंड स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन। 5 फेसेट टू परफॉर्मेंस प्रिज्म है स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन, strategy, process, capability and stakeholder contribution. What is the stakeholder satisfaction signify us? Stakeholder satisfaction किन चीज़ों के बारे में हमें बताता है? स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन किन चीज़ों के बारे में हमें बताता है? स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन ये बोलता है हमें आइडेंटिफाई करना होगा स्टेक होल्डर्स को एंड नीड्स एंड वांट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन हमें बताता है हमें आइडेंटिफाई करना होगा स्टेक होल्डर को, नीड एंड वेस्ट क्या होगी स्टेक होल्डर्स। इन्वेस्टर बेटर ROI हो, कस्टमर गुड प्रोडक्ट एट लो प्राइस हो, सप्लायर्स बेटर प्राइस फॉर इनपुट एंड हाई वॉल्यूम परचेज हो, एम्प्लॉयज बेटर वर्क लाइफ बैलेंस हो, गवर्नमेंट टैक्सेस, सोसाइटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो। सोसाइटी बोलती है हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट बोलता है टैक्सेस होने चाहिए, एम्प्लॉयज बोलता है बेटर वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, सप्लायर्स होता है बेटर प्राइस फॉर इनपुट एंड हाई वॉल्यूम परचेज होना चाहिए, कस्टमर गुड प्रोडक्ट एट लो प्राइस, इन्वेस्टर बेटर ROI। तो व्हाट आर द स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन? स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन के इस बारे में बात करता है हमें आइडेंटिफाई करना होगा स्टेक होल्डर को नीड एंड एंड वांट ऑफ स्टेक होल्डर। हमें आइडेंटिफाई करना होगा स्टेक होल्डर्स एंड नीड एंड वांट क्या है स्टेक होल्डर। हमें देखना होगा इन्वेस्टर्स का बेटर ROI क्या है, कस्टमर की गुड प्रोडक्ट एट लो प्राइस क्या है, सप्लायर बेटर प्राइस फॉर इनपुट एंड हाई वॉल्यूम परचेज क्या है, एम्प्लॉयज बेटर वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, गवर्नमेंट की टैक्सेस क्या है, सोसाइटी की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है, ऑल सच थिंग। देन हमें स्ट्रैटेजीज के बारे में भी कुछ चीज़ों को डिस्कस करना होगा। स्ट्रैटेजीज बोलती है रिक्वायर्ड टू फुलफिल नीड एंड wants of stakeholders। तो strategy required हमें fulfill करनी होगी, what are the need and wants क्या है stakeholder की, process required for implementing strategy, capability required for operating processes, stakeholder contribution, investors investment, customer buy product, supplier better quality, employer better work, government simple compliance, society coordination। then आता है हमारा building block model। then आता है हमारा building block model। कितना बड़ा है?
बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल जो है हमारे डिविजनल परफॉर्मेंस में नॉन फाइनेंशियल मेजर का लास्ट वाला पॉइंट है। नॉन फाइनेंशियल मेजर में हमने बैलेंस स्कोर कार्ड पढ़ा था, वो किन किन चीज़ों पे फोकस करता था। सबसे पहले प्रॉफिट पे, फाइनेंशियल पे, फिर कस्टमर पे, फिर इंटरनल और एक्सटर्नल, ऐसे कुछ लर्निंग कर्व था। और वाला पे ट्रिपल बॉटम लाइन, तो 3P था। परफॉर्मेंस पिरामिड में हमें इंटरनल और एक्सटर्नल का पता चला। परफॉर्मेंस प्रिज्म ओवरऑल स्टेक होल्डर पे फोकस करता है। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल इसका नॉन फाइनेंशियल मेजर का लास्ट पार्ट है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, तो इसको भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। तो व्हाट इज बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल बाय फिट्स गैरलैंड एंड मून, मेनली फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ सर्विस इंडस्ट्री। ये किस लिए होता है? फॉर द परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ सर्विस इंडस्ट्री। स्टैंडर्ड्स, इक्विटी, अचीवेबल, ओनरशिप, रिवॉर्ड्स, मोटिवेशन, क्लियर, कंट्रोलेबिलिटी, डायमेंशन इज डिटर्मिनेंट्स एंड रिजल्ट। डिटर्मिनेंट्स में क्या है? क्वालिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजल्ट्स में है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस। तो हम क्या बोलते हैं? मेनली फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ सर्विस इंडस्ट्री। हाँ मम्मी, हाँ हाँ। मेनली फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ सर्विस इंडस्ट्री। स्टैंडर्ड्स क्या है? इक्विटी, अचीवेबल, ओनरशिप। स्टैंडर्ड्स में क्या आता है? इक्विटी, अचीवेबल, ओनरशिप। रिवॉर्ड्स में क्या आता है? मोटिवेशन, क्लियर, कंट्रोलेबिलिटी। हम क्या बोलते हैं कि मेनली जो है किस लिए होता है? मेनली फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ सर्विस इंडस्ट्री। ये मेनली होता है फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ सर्विस इंडस्ट्री। स्टैंडर्ड्स में आता है इक्विटी, अचीवेबल, ओनरशिप। इक्विटी, अचीवेबल, ओनरशिप, ये सारे जो है तीनों चीजें जो है स्टैंडर्ड्स में आती है। रिवॉर्ड में आता है मोटिवेशन, क्लियर एंड कंट्रोलेबिलिटी। रिवॉर्ड्स में आता है मोटिवेशन, क्लियर एंड कंट्रोलेबिलिटी। तो हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड्स में क्या आता है? इक्विटी, अचीवेबल और ओनरशिप। स्टैंडर्ड्स में क्या आता है? इक्विटी, अचीवेबल और ओनरशिप। रिवॉर्ड्स में आता है मोटिवेशन, क्लियर एंड कंट्रोलेबिलिटी। डायमेंशन में आता है डिटर्मिनेंट्स, क्वालिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजल्ट्स में आता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस। रिजल्ट्स में क्या आता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस। डायमेंशन में आता है डिटर्मिनेंट्स, क्वालिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजल्ट्स में आता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड्स में क्या आता है? दीज आर द टारगेट रिलेटेड टू परफॉर्मेंस मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। इक्विटी में क्या होता है? इक्वली चैलेंजिंग फॉर ऑल। इक्विटी इज इक्वली चैलेंजिंग फॉर ऑल. अचीवेबल शुड बी रियलिस्टिक। अचीवेबल मतलब समथिंग विच इज रियलिस्टिक होनी चाहिए। एंड ओनरशिप इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिजल्ट इज एक्सेप्टेड। स्टैंडर्ड्स क्या है? दीज आर द टारगेट रिलेटेड टू परफॉर्मेंस मेजर्स। स्टैंडर्ड इज नथिंग बट व्हाट आर योर टारगेट रिलेटेड टू परफॉर्मेंस मेजर्स के रिगार्ड में क्या टारगेट है? कैरेक्टरिस्टिक्स है इक्विटी, अचीवेबल और ओनरशिप। स्टैंडर्ड्स के अंदर ही है। स्टैंडर्ड्स आर the target related to performance measure characteristics is equity, achievable and ownership. Equity is equally challenging होती है for all. Achievable should be realistic. Ownership is a responsibility for result is accepted. Responsibility for result is accepted. Achievable should be realistic. Equity is equally challenging for all. Ownership is responsibility for result is accepted. Then comes the rewards. Rewards में क्या? To ensure employees are motivated to meet standards. Proper reward system is required for achievement of standards. To ensure employees are motivated हो to meet standards. हम क्या बोलते हैं? रिवॉर्ड में क्या आता है? To ensure कीजिए that employees are motivated to meet standards. Proper reward system is required for achievement of standards. हम क्या बोलते हैं? that what is reward? रिवॉर्ड में क्या आएगा? To ensure कीजिए आपके employees जो है वो motivated हो to meet the standard. Proper reward system is required for achievement of standards. कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है? मोटिवेशन, क्लैरिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी। मोटिवेशन, क्लैरिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी। मोटिवेशन में क्या है? रिवॉर्ड स्कीम शुड बी सेट इन अ मैनर विच मोटिवेट एम्प्लॉयज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। मोटिवेशन में क्या है? रिवॉर्ड स्कीम शुड बी सेट इन अ मैनर, जो कि मोटिवेट करे एम्प्लॉयज को कि वो अचीव करे डिजायर्ड रिजल्ट्स को। शुड बी क्लियरली communicated होना चाहिए to employee in advance, and reward or penalize only for results over which they have control. Controllability, clarity should be clearly communicated to employees, and reward scheme should be set in a manner which motivate employee to achieve desired results. Then comes the dimension, then examples, and then benchmarking. तो हमें इसको further जल्दी से अभी read करना होगा, and then we need to take a break.
Then comes the dimension. Dimension are business goals that company wants to achieve. Dimension क्या होता है? These are the business goals जो कि company को achieve करना होता है. Determinant performance area which influence the results. Quality, that is the ability to deliver service with consistency. Quality किस ability से deliver की जा रही service with consistency के साथ. Resource utilization is ability to use resources in efficient way. Innovation, ability to devise new product and new ways of doing things. Flexibility is ability to cope with changes. क्वालिटी स्टूडेंट परसेंटेज पास कितना है वो उससे पता चल जाएगा. रिसोर्स यूटिलाइजेशन यानी कि टीचर टू स्टूडेंट रेशियो कितना है. इनोवेशन, न्यू कोर्सेज एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ऑनलाइन कोर्सेज इन स्पेशल सिचुएशंस. It reflects the success or failure of determinants. Financial performance is monetary terms measure net profit, profitability ratio. Competitive performance is a competitive edge, advantage is cost leadership cost, and product differentiation, that is the selling price. Then here comes the benchmarking जो हम further discuss करेंगे. और एक बार मैं और चेक कर लूँगी कि ये हमारे कोर्स का पार्ट भी है या नहीं. मतलब ये सारा तो था और ये आगे वाला जो है SCPM के पर्पस है हमारा, बिकॉज द सेम. ऑलराइट.